चलो तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है ना। पहले थोड़ा सा जल्दी से सुनो। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल में शासन में रहा है ना। यह पूरे सल्तनत वंश का या सल्तनत काल का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश रहा। पूरे 5 वंशों में सबसे लंबे समय तक यह चला, 1320 से 1414 तक, लगभग 94 सालों तक। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें कुल है तो 5 शासक, लेकिन हमें 5 शासक के बारे में नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो जो शासक महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमको देखना है। देखो, तो तुगलक वंश हमने बताया कि 1320 से 1414 तक चला। यह सल्तनत काल का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था। और इसमें ये महत्वपूर्ण 5 शासक हैं। इनका समय भी लिख लो। देखो, इसमें गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1325 तक शासन में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन में रहा। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है और 1351 से 1388 तक तुगलक वंश के शासन में रहा। उसके बाद नसरत शाह तुगलक आता है और यह लगभग 6 वर्षों तक 1388 से 1394-95 के आसपास तक गद्दी पर रहा। और उसके बाद 1394 से 1413 तक नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर रहा। तो ये 5 शासक जिन्होंने तुगलक वंश पे शासन किया और उनका समय है। इसमें नसरत शाह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बाकी 4 शासक हैं जिन्होंने इस वंश के साम्राज्य के लिए और इस वंश की मजबूती के लिए इन्होंने क्या किया, कार्य किया। तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। चलो, पहला शासक के बारे में हम पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है पहला शासक? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश की गद्दी पर 1320 से 1325 लगभग 5 सालों तक रहा। इसके बारे में हम देखते हैं कि यह इस वंश का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक। खिलजी वंश के अंतिम शासक को की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको इस वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक। दूसरा, यह एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु या उदार हम कह सकते हैं ना। क्या था? सहिष्णु या उदार शासक था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सहिष्णु या उदार होने का कि इन्होंने इस जो खिलजी वंश के शासकों ने या स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी ने नियमों को बहुत कठोर कर दिया था, है ना। दंड देने की प्रक्रिया को बहुत कठोर बना दिया था। तो इसने क्या किया? नियमों को क्या कर दिया? थोड़ा लचीला कर दिया, थोड़ा कम कठोर कर दिया, नियमों को लचीला कर दिया, नियमों को लचीला कर दिया। और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तो बहुत प्रयास नहीं किया, क्योंकि जब ये गद्दी पे बैठता है तो लगभग पूरा भारत इनके कब्जे में था। तो इसने साम्राज्य के बढ़ाने के लिए कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। किसके लिए? साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए इसने कार्य किया। और कुल मिला के 5 साल तक ये गद्दी पे रहता है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसने नहीं किया। और 1325 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र, जिसका बचपन का नाम जौना खां या जिसे जौना खां के नाम से हम जानते थे, जिसको किस नाम से जानते थे? जौना खां के नाम से जानते थे। और बाद में वह तुगलक वंश की गद्दी पे बैठता है तो उसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और यह गद्दी पे रहता है 1325 से 1351 तक, लगभग 25 से 26 सालों तक गद्दी पर रहता है। इसको बचपन में इसका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। बाद में इसे तुगलक वंश की गद्दी पे बैठने के बाद इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। इस वंश का यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था। क्या था? सबसे
महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक था। देखो अच्छा, इससे पहले इस वंश में अगर हम इससे पहले बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था जिसके लिए इसको जाना जाता है पूरे इस दिल्ली सल्तनत में, नहरों के निर्माण के लिए। किसके लिए? नहरों के निर्माण, नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। मतलब इसने क्या, नहरों का निर्माण, छोटी छोटी नहरों का निर्माण कराया था। नहरों के निर्माण कराने के पीछे उद्देश्य था कि जो दोआब का क्षेत्र था, गंगा यमुना का क्षेत्र था, वहां पे अच्छी खेती हो सके ताकि टैक्स के रूप में इनको पैसा मिल सके, है ना। तो नहरों के निर्माण के रूप में भी याद रखना। अगर सल्तनत काल में पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया, तो उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलो, वैसे इस वंश के सभी शासकों ने नहरों के निर्माण पर कार्य किया था। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य आधार कृषि था। मुख्य आधार क्या था? कृषि था, खेती थी। तो इसीलिए इन्होंने कृषि को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा उपज पैदा होने के लिए इन्होंने नहरों के निर्माण पे कार्य किया था। तो हम इस शासक में भी क्या दूसरा कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने भी क्या कराया? नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण किया। और यह अपने साम्राज्य को और अधिक मजबूत करने के लिए इसने कुछ नीतियां अपनाई। क्या किया? कुछ महत्वपूर्ण नीति अपनाई, जिसके लिए इसको याद किया जाता है महत्वपूर्ण नीति। अब देखो, इसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए या बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए इसने कुछ नीति अपनाई थी। क्योंकि जब इसके समय में संपूर्ण भारत पे इनका शासन था, दिल्ली से शासन कर रहे थे, इनकी राजधानी कहां थी? दिल्ली थी। तो दिल्ली से शासन कर रहे थे और इसको लगा कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पे हम दिल्ली से बैठ करके, उत्तर में बैठ करके दक्षिण के राज्यों में सही से शासन नहीं चला सकते। तो उसके भी लिए और कुछ अपने साम्राज्य के कर में वृद्धि करने के लिए या अन्य प्रकार से अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए इसने कुछ नीति अपनाई, जो इसके शासनकाल में सबसे बड़ी नीतियां मानी जाती हैं। तो इसकी नीति के बारे में हम अगर चर्चा करें तो इसने 3 मुख्य नीतियों को अपनाया था। पहला था दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। दूसरी इसकी नीति थी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उसके बाद तीसरी इसकी नीति थी राजधानी परिवर्तन। क्या थी? राजधानी परिवर्तन। 3 इसने महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई। इन तीनों नीतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझो। देखो, पहला था दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब कि 2 नदियों का क्षेत्र। तो जो गंगा यमुना का, हमने जब उत्तर प्रदेश पढ़ा था तो देखा था कि गंगा और यमुना 2 नदियां आकर के कहां मिलती हैं? प्रयागराज, प्रयागराज में मिलती हैं कि नहीं? तो इस समय संपूर्ण इनका जो कृषि का क्षेत्र था, सबसे महत्वपूर्ण यही क्षेत्र था। कौन सा? दोआब का क्षेत्र। इसी को क्या बोला जाता है? दोआब। मतलब 2 नदियों के बीच जो क्षेत्र है, जो भूमि है, उसी को क्या बोला जाता है? दोआब का क्षेत्र। तो उसने क्या किया कि इन नदियों के क्षेत्र में दोआब में कर वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टैक्स बढ़ाने की घोषणा कर दी। लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी और उसी साल यहां पे अकाल भी पड़ा। अकाल मतलब सूखा भी पड़ा और उसके बाद बाढ़ भी आई। मतलब जब गर्मी के टाइम में बहुत अकाल पड़ गया, एकदम सूखा हो गया, उसके बाद बरसात के समय में अचानक बाढ़ आ गई। कुल मिलाकर के अकाल और सूखा और बाढ़ आने की वजह से यहाँ की पूरी फसल क्या हो गई? पूरी फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो दोआब में इसको कर मिलना, जो कर मिल रहा था वो भी नहीं मिला। ज्यादा तो मिलने की बात छोड़िए, जो मिल रहा था, जब फसल खराब हो गई तो क्या किसान कर दे पाएंगे? नहीं देंगे। तो इसको कर वहां से मिलना बंद हो गया, नहीं मिल पाया। तो इसकी यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। अब उसके बाद देखो, इसने दूसरी योजना चलाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा मतलब जो इसके समय में चांदी की मुद्राएं चल रही थी, तो चांदी क्या हो गई थी कि चांदी की समस्या थी, या उसने उसके स्थान पे दूसरी सांकेतिक मुद्रा जिसमें पीतल और जस्ता को जोड़ करके क्या मिश्रित धातु की एक मुद्रा चलाने का प्रचलन किया कि अब उसका भी मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर ही रहेगा, लेकिन उसने मिश्रित धातु शुरू की। और बाद में हुआ क्या कि वो किसी टकसाल में, टकसाल का मतलब जहां पे मुद्रा या सिक्के बनते हैं, उसका निर्माण नहीं कराया, उसका निर्माण नहीं कराया, आदेश नहीं दिया। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि बहुत ज्यादा नकली सिक्के बनने
शुरू हो गए। और एक समय ऐसा आया कि विदेशी व्यापार या विदेश से जो व्यापार होता था उन्होंने सिक्का या हमारे यहाँ की इन धातुओं को लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उस इतना जाली या इतना नकली सिक्के आने की वजह से इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की जो उसने योजना बनाई थी वो भी क्या हो गई, असफल हो गई। इसकी दूसरी योजना जो महत्वपूर्ण योजना थी वो भी क्या हो गई, असफल हो गई। तीसरी योजना इसने किया राजधानी परिवर्तन। उसको ये लगा कि हम भारत के मैप में अगर देखो, भारत का मैप तो जानते हो सब लोग, भारत के मैप में अगर तुम लोग देखो तो देखो इधर दिल्ली कहां पे है, दिल्ली इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, इधर है ना दिल्ली, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, दिल्ली कहाँ है, देखो दिल्ली ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, यहाँ पे दिल्ली है उत्तर में, भारत के उत्तर में दिल्ली है। तो इस यहाँ पे राजा बैठ करके शासन कर रहा था। उसको लगा कि यहां से हम ये दक्षिण के ये क्या है, दक्षिण के राज्य है कि नहीं, तो यहाँ पे दक्षिण में हम राज्य नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ से बैठ करके यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से वो क्या सोचा कि हम अपनी राजधानी दिल्ली को बदल करके देवगिरी ले जाते हैं। कहा, देवगिरी। इसी देवगिरी को बाद में क्या कहा गया, दौलताबाद। क्या कहा गया, दौलताबाद। तो वह दिल्ली से, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले जाने का आदेश दे दिया। गर्मी का समय था, सभी सैनिक, सभी पैदल, घुड़सवार, इसके राजा प्रजा सभी लोग दिल्ली से दौलताबाद पैदल चल दिए। गर्मी का समय होने की वजह से आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में ही क्या हो गए, रास्ते में ही मर गए। आधे से ज्यादा लोग रास्ते में ही मर गए। और उसके बाद जो लोग बचते हैं वो किसी प्रकार से देवगिरी या दौलताबाद पहुंचते हैं। लेकिन बहुत दिन तक ये यहां रह नहीं पाए क्योंकि यहाँ और यहाँ की जलवायु, मौसम सब में क्या है, बहुत अंतर था। फिर वह यहाँ से देवगिरी या दौलताबाद से दिल्ली के लिए फिर रवाना हुआ और फिर रास्ते में बहुत सारे लोग मारे गए। इस प्रकार इसकी यह भी योजना क्या हो गई, असफल हो गई। क्यों? अच्छा ये बताओ, इसमें देखो, इसने जब अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले आया, फिर बाद में दौलताबाद से दिल्ली क्यों ले गया? क्योंकि इसको लग रहा था कि जैसे हम यहाँ रह के यहाँ शासन नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर बैठकर यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे कि नहीं। और इसी वजह से उसको लगा कि जब हम एक जगह शासन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे तो यहां से अच्छा है कि हम दिल्ली में ही बैठकर शासन करें। वह फिर से दौलताबाद से दिल्ली को राजधानी को परिवर्तन करता है और आधे लोग इस रास्ते में फिर से मारे जाते हैं और इसी प्रकार इसकी तीसरी योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। उसके बाद और देखो, जब यहाँ पे गद्दी पे बैठा रहता है, यहाँ से शासन करता है, तो यहाँ इसका उतना नियंत्रण नहीं रहता दक्षिण के राज्यों में। इसीलिए यहाँ दक्षिण में छोटे छोटे दो राजवंशों का उदय होता है, जिसे हम बहमनी किस नाम से जानते हैं, बहमनी और विजयनगर। बहमनी और विजयनगर उस समय दो नगर, क्या दो नए राज्य आ गए। क्यों? ये राज्य नहीं आ पाते अगर इनका शासन अच्छे से यहाँ पे नियंत्रण होता, लेकिन इनका नियंत्रण था नहीं। इसीलिए यहाँ पर विजयनगर और बहमनी दो नए साम्राज्यों का क्या हुआ, उदय होता है। तो इसको हम मोहम्मद बिन तुगलक को इन्हीं नीतियों के कारण ही जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक से अगर सवाल आता है तो इन्हीं नीतियों से ही आता है। यही पूछा जाता है कि 3 प्रमुख नीतियों को किसने अपनाया था, उन 3 प्रमुख नीतियों में कौन कौन सी नीति थी, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। अब देखो, इसने नहर का निर्माण भी करवाया, कृषि को मजबूत किया, उससे हमें टैक्स भी अच्छा मिलने लगा और साम्राज्य का भी, इसके समय में भी मुगलों का आक्रमण, इसके समय में तुर्कों का आक्रमण हुआ और मंगोलों का भी आक्रमण हुआ, लेकिन इसने क्या किया, सभी को सफलतापूर्वक सभी का दमन किया और कोई भी बाहरी शक्ति इसके शासन में नहीं प्रवेश कर पाई थी। उसके बाद देखो, अगले शासक के रूप में हम पढ़ते हैं तो तीसरा शासक कौन था इस वंश का, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, ये फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर रहा। इसने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें एक तो आता ही है, देखो फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए, और इसने जानते हो, इसने पूरे भारत पे जो इसका वंश का कब्जा था, इसने पूरे भारत पे कब्जा नहीं किया। इसने उतने ही क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा दिल्ली में रह करके, जितने पर हम प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरा नियंत्रण करने की कोशिश नहीं किया। इसको लगा कि हम जितने क्षेत्र पे अपना नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं उतने पे ही करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा देश देखने के चक्कर में हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र भी क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं।
तो इसका महत्वपूर्ण एरिया था द्वाब का क्षेत्र ही, जो उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र थे, उन्हीं क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण था। तो इसने उस क्षेत्र में मजबूती के लिए इसने भी कराया, नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण इसने भी कराया। और उस नहरों के निर्माण के साथ साथ इसने सर्वप्रथम कुछ जनहित में या लोकहित की नीतियां चलाई, लोकहित के लिए कार्य किए। किसके लिए? लोकहित के लिए। अब देखो लोकहित मतलब कि लोगों के लिए, तो उसमें इसने कौन कौन सा काम कराया? देखो कुछ इसने जलाशय बनवाए। क्या बनवाए? जलाशय बनवाए, तालाब बनवाए और कुआं का निर्माण किया, है ना। इस तरह के कुछ लोकहित वाले काम इसने किया ताकि लोगों को सिंचाई उपलब्ध हो सके और खेती बाड़ी अच्छे से हो सके, है ना। उसके बाद इसके बारे में हम देखते हैं तो इसने कुछ नगर बसाया। क्या बसाया? नगर बसाया। कुछ नए नगर बसाए, नए नगर। अब देखो इसमें नए नगर में उसने कौन कौन से नए नगर बसाए? एक तो इसने अपने पिता की याद में, पिता, इसका पिता कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम क्या था? जिसको पहले बचपन में क्या कहा जाता था? जौना खां। उन्हीं की याद में इसने एक नए नगर जौनपुर, इसको जौनपुर बसाया। और किसकी याद में बसाया? जौना खां, मतलब अपने पिता की याद में एक नए नगर की स्थापना की। जौना खां की स्मृति में नए नगर की क्या की? स्थापना की। उसके बाद एक और नया नगर, एक और नगर था जिसे हम फिरोज शाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरोज शाह या फिरोज शाह ने बसाया था, उसे हम फिरोजाबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरोजाबाद। यह दो प्रमुख नगर थे जिसको कौन बसाया? एक तो जौनपुर, दूसरा फिरोजाबाद। कि इसको, इन नगरों का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने दो प्रमुख कार्य, एक तो लोकहित में कुछ कार्य किए जैसे जलाशय का निर्माण, तालाब, कुआं और खेती के लिए नहरों का, छोटी छोटी नहरों का भी निर्माण कराया। उसके बाद कुछ नए नगर बनाए जिसमें जौनपुर आता है। कभी प्रश्न आता है कि जौनपुर नामक शहर किसने बनवाया या किसने स्थापित कराया और किसकी याद में? तो जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया और अपने पिता जौना खां की स्मृति में, अपने पिता जौना खां की याद में। और दूसरा कौन सा नगर था? फिरोजाबाद, है ना। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद अब देखो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो चौथा शासक आता है नसरत शाह। नसरत शाह, वो लगभग 6 साल तक गद्दी पे रहा। कौन आता है? नसरत शाह। चौथा आता है नसरत शाह। लेकिन ये लगभग गद्दी पे तो रहा 1388 से और लगभग 94 तक, 1394 तक, लगभग 6 वर्षों तक गद्दी पर रहा। लेकिन इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, इसीलिए इसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद देखो जब पांचवा शासक लास्ट में आता है, पांचवा शासक कौन होता है? वो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, यह इस वंश का पांचवा और अंतिम शासक। इसे हम इस वंश का क्या मानते हैं? अंतिम शासक। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। वैसे देखो तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद से जब ये गद्दी पे बैठता है तभी से इस वंश का पतन शुरू हो जाता है। पतन का मतलब कि यह वंश पीछे चला जाता है और इस वंश की फिर कोई मजबूती नहीं बचती, बाहरी आक्रमण होने लगते हैं और कमजोर पड़ जाता है। और नासिरुद्दीन महमूद का शासन आते आते इस वंश की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर के 1413 ईस्वी तक गद्दी पे बैठता है, लगभग 18-19 साल यह भी शासन में रहता है। लेकिन इसने भी अपने समय में अपने साम्राज्य को मजबूत रखने के लिए या साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कुछ खास कार्य नहीं कर पाया और इसका शासन क्या था? कमजोर था। और इसी कमजोर के कारण इस वंश की क्या होती है? समाप्ति होती है। और इस वंश की समाप्ति जब होती है तो अगला वंश जो आता है सैयद वंश। सैयद वंश में शासक है खिज्र खां। उसी के द्वारा इसकी हत्या की जाती है और इस वंश की समाप्ति हो जाती है। तो हम नासिरुद्दीन महमूद को केवल इस वंश का अंतिम शासक के रूप में याद रखते हैं कि अगर पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था तो नासिरुद्दीन महमूद था, है ना। और इसके बाद इस वंश में कोई शासक नहीं आता है और 1413 में 1413 और 1414 में इस वंश की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद एक नए वंश का उदय होता है जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश से? सैयद वंश के नाम से जानते हैं।
सैयद वंश के बारे में अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? रुक रहा, समझ में आया? हाँ सबको कि नहीं? चलो बंद करो।